उत्तराखंड हिमालय के उत्तरकाशी जिले में स्थित ये गंगोत्री रेंज, जिसकी सुंदर चोटियां हैं गंगोत्री 1, 2, 3, जॉनली, द्रौपदी का डांडा, श्रीकंठा। इसी में द्रौपदी का डांडा 2 5670 मीटर, जहां पे NIM वाले अपने एडवांस कोर्स के ट्रेनीज को हाइट गेन के लिए लेके जाते हैं। इसमें एक बहुत दुखद घटना हुई 4 अक्टूबर 2022 को, जिसमें 27 ट्रेनी और 2 इंस्ट्रक्टर की डेथ हो गई। 29 लोग उसमें काल के ग्रास बने। ये क्लोजर व्यू देखिए द्रौपदी का डांडा 2 वेस्ट फेस। वो क्लाइम करते हैं NIM वाले नॉर्थ फेस की तरफ से। ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी माउंटेनरिंग का हादसा है। इससे पहले जो सबसे बड़ा हादसा नंबर 1 पे है वो है पीक लेनिन पे, जो कि पामीर रेंज किर्गिस्तान में पड़ती है, जिसके बेस पे मैं भी गया हुआ हूँ 1990 में। तो उस पीक पे एक हादसा हुआ था जिसमें 43 क्लाइंबर्स की डेथ हो गई थी। लेकिन वो हादसा हुआ था एवलांच के कारण, और जो क्लाइंबर थे वो टेंट्स में सोए हुए थे, और एवलांच ट्रिगर हुआ वहाँ अर्थक्वेक आने से। लेकिन जो ये दूसरा सबसे बड़ा हादसा भारत में हुआ उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा पे 2022 में, इसमें वो एक्चुअल में क्लाइम कर रहा था पूरा ग्रुप, और एक स्लैब एवलांच आया और उसकी चपेट में आके 29 लोगों की मृत्यु हो गई। ये देखिए द्रौपदी का डांडा का नॉर्थ फेस की तरफ से व्यू। ऐसे चढ़ते हैं ऊपर समिट को। जो वेस्ट फेस पहले मैंने दिखाया वो ये वाला है। लोकेशन बता देता हूँ आपको। उत्तरकाशी से बाई रोड 35 किलोमीटर चल के गंगनानी पे आप लोग उससे पहले उतरते हैं, और नदी को क्रॉस करके ये स्थान हेल्गी के स्थान पे नदी पार करके ये दिनगार्ड रिवर के साथ साथ ऊपर चढ़ते हैं। गुजरहट बेस कैंप, फिर ABC होते हुए आप पहुंचते हैं कैंप 1 पे, और यहीं से क्लाइंब होती है द्रौपदी का डांडा 2 5670 मीटर। जिला उत्तरकाशी, उत्तराखंड। ये लोकेशन है द्रौपदी के डांडा की। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान भारत के 4 जो प्रेस्टिजियस पर्वतारोहण संस्थान हैं उनमें से एक है। नंबर 1 पे है हिमालयन माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग। नंबर 2 पे ये नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। नंबर 3 पे पहलगाम में J&K में पर्वतारोहण संस्थान, और चौथे स्थान पे आता है अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान मनाली। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में 14 सितंबर से 11 अक्टूबर 2022 के दौरान 28 दिन का एडवांस कोर्स करने के लिए एक मिक्स ग्रुप यानी गर्ल्स और बॉयज़ का, जिसकी कुल स्ट्रेंथ 60 के लगभग थी, रिपोर्ट करता है। ग्रुप का नंबर था 172 एडवांस माउंटेनरिंग कोर्स। इस मिक्स ग्रुप में 2 या 3 गर्ल्स थी और बाकी बॉयज़ थे। एज ग्रुप था 18 से लेके 45 साल का। ये एक्चुअल फ़ोटो है उसी ग्रुप के मेंबर्स का। इनमें से कुछ हमारे बीच नहीं हैं। ज़रा शेड्यूल देख लीजिए। एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए क्या होता है, पहले 10 दिन इन हाउस ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको इंस्टीट्यूट के अंदर ही माउंटेनियरिंग के विषय में पढ़ाया जाता है, मेडिकल के बारे में बताया जाता है, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में बताया जाता है, फिल्म्स दिखाई जाती हैं, ट्रांसपेरेंसीज दिखाई जाती हैं और नोट्स सिखाई जाती हैं। उसके बाद आपको एक्सरसाइज कराई जाती है, आपके फिटनेस को मेंटेन रखा जाता है, PT कराई जाती है। साथ में इनडोर उनका रॉक क्लाइंबिंग वॉल है, उस पर ट्रेनिंग देते हैं, क्लाइंबिंग की, रैपलिंग की, और साथ में ले जाते हैं NIM के प्रेमाइसिस से 5 किलोमीटर की दूरी पे
तेकला नामक स्थान पे, जहां आउटडोर रॉक क्लाइंबिंग करवाते हैं और वहीं उसके नज़दीक एक रिवर क्रॉसिंग की भी ट्रेनिंग का सेशन होता है। तो ये शेड्यूल है 1 से 10 दिन का इन हाउस का, और 11वें दिन फिर निकल जाते हैं आउटडोर ट्रेनिंग के लिए दिन गार्ड या द्रौपदी का डांडा की तरफ। वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो ये 172 एडवांस कोर्स के ट्रेनी जो हैं, ये इन हाउस जो NIM के प्रेमाइसिस में वॉल है उस पर ट्रेनिंग लेते हुए, ये क्लाइंबिंग करते हुए, ये भी क्लाइंबिंग जुमार और लेडर जिसको एट्रियार बोलते हैं उसकी मदद से क्लाइंब करते हुए। मैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि 1987 में मैंने भी यहाँ से ही एडवांस कोर्स किया था, और ये तेकला में और NIM में मैंने ट्रेनिंग ली थी। तब ये जो NIM के अंदर रॉक क्लाइंबिंग वॉल है तब नहीं होती थी, लेकिन अब बन गई है। और हम डोकरियानी बामक नहीं गए थे आउटडोर फील्ड ट्रेनिंग के लिए, हम गए थे जलंधरी घाट जो कि हरसिल के ऊपर है। तो ये एक्चुअल फ़ोटो हैं 172nd एडवांस कोर्स के ट्रेनिस के। ये तेकला की तरफ जाते हुए ट्रेनिस रॉक क्लाइंबिंग एरिया के लिए, रॉक क्लाइंबिंग के लिए। ये तेकला का दृश्य देखिए, रॉक्स हैं, नेचुरल रॉक्स, उस पर ट्रेनिंग करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग सब सिखाया जाता है। और यही उत्तरकाशी के पास एक स्थान पे रिवर क्रॉसिंग की भी ट्रेनिंग दी जाती है। अब 11वें दिन स्टूडेंट निकल पड़ते हैं आउटडोर ट्रेनिंग के लिए। बाई बस जाते हैं 35 किलोमीटर गंगनानी से पहले, रोड हेड पे उतर के, फिर वहाँ से 2 दिन का ट्रैक करके वो बेस कैंप पहुँच जाते हैं वाया तेल कैंप एंड गुजरहट। और वहाँ पहुँच के ये शेड्यूल देखिए उनका, पहले बेस कैंप ऑक्यूपाई होता है, फिर एडवांस बेस कैंप के लिए लोड फेरी होती है, फिर एडवांस बेस कैंप ऑक्यूपाई हो जाता है, फिर एडवांस बेस कैंप के साथ ही है डोकरियानी बामक यानी ग्लेशियर, वहाँ आइस और स्नो क्राफ्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये 12 से लेके 18 दिन का शेड्यूल। तो ये 172nd एडवांस कोर्स के ट्रेनिंग निकल पड़े आउटडोर ट्रेनिंग के लिए निम इंस्टीट्यूट से बस के द्वारा। और कैसे वो कंप्लीट करेंगे आउटडोर जर्नी का ट्रैक, बेस कैंप पे वहाँ रोड हेड पे उतर के गंगनानी से पहले रिवर क्रॉस होगा और फिर पैदल चलेंगे, और पहले तेल कैंप आएगा, फिर गुजरहट होते हुए बेस कैंप पहुँचेंगे 3800 मीटर पे, फिर एडवांस बेस कैंप तक लोड फेरी होगा, फिर एडवांस बेस कैंप 4350 मीटर को ऑक्यूपाई करेंगे, और एडवांस बेस कैंप के पास ही है ये डोकरियानी बामक, इसी पे ही स्नो और आइस क्राफ्ट की ट्रेनिंग होगी। ये सेकंड फेज ऑफ जो शेड्यूल है उसमें। और ये रूट एक्चुअल रूट जो है जाता द्रौपदी का डांडा, जिसको इन्होंने अपने शेड्यूल के 21वें दिन क्लाइम करना है। ये एक्चुअल रूट है। आप कहेंगे एक्चुअल रूट कैसे बनाया? गूगल अर्थ इमेज को मैंने जूम करके देखा और मुझे स्नो में पूरा रूट समिट तक दिख गया। तो ये पूरा एक्चुअल रूट है जिस रूट को ये स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं 172nd एडवांस कोर्स के ट्रेनिंग। तो ये ट्रेनिंग बढ़ रहे हैं इस समय बेस कैंप के ऊपर, एडवांस बेस कैंप की तरफ। एक्चुअल फ़ोटो उसी 172nd एडवांस कोर्स के ट्रेनिंग्स का अपने एक गेस्ट इंस्ट्रक्टर शाहिद खान जी के साथ। ये उनका बेस कैंप, कोई पुराना फ़ोटो है, 3800 मीटर पे डोकरियानी दिन गाड़ के ऊपर। डोकरियानी बामक से जो नदी निकलती है उसका नाम है दिन गाड़, और ये एडवांस बेस कैंप 4350 मीटर पे। और ये ट्रेनिंग लेते हुए डोकरियानी बामक एरिया में 172nd एडवांस कोर्स के ट्रेनिंग। ये स्लोगन है NIM का, सक्सेस लाइज इन करेज। और ये ट्रेनिंग चलती हुई उनकी आइस क्राफ्ट की, स्नो क्राफ्ट की। ये आइस क्राफ्ट बिले किया जा रहा है, ये रोप नीचे से ही कंट्रोल हो रही है, ऊपर एंकर फिक्स करके यहाँ से रोप आई क्लाइंबर को
और ये ऊपर चढ़ता है तो रोप को नीचे से टाइट कर दिया जाता है ताकि इसकी सेफ्टी बनी रहे और ये रोप से जुड़ा रहे। अब स्नो आइस क्राफ्ट कंप्लीट हो गया, आउटडोर ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई। अब वो सारे क्लाइंबर एक किस्म से अपना जो ट्रेनिंग शेड्यूल था वो पूरा कर चुके। अब एक प्रमुख जो मुख्य आकर्षण है इस कोर्स का, हाइट गेन और द्रौपदी का डांडा 2 क्लाइंब करने का, उसके लिए अब प्रयास किए जाएंगे। उसके लिए शेड्यूल है 19वें दिन एडवांस बेस कैंप से कैंप 1 की तरफ जाएंगे ट्रेनिस, और वहाँ जाके लोड फेरी करेंगे, जो लोड लेके गए हैं उसको डंप करेंगे और वापस आ जाएंगे। 20वें दिन फिर एडवांस बेस कैंप से जाके कैंप 1 को ऑक्यूपाई करेंगे। 21वें दिन हाइट गेन करके वो द्रौपदी का डांडा पीक को चढ़ेंगे। 21वां दिन बोले तो 4 अक्टूबर 2022, जिस दिन ये हादसा हुआ। उसके बाद शेड्यूल के हिसाब से इन्हें बेस कैंप पे आ जाना था। उसके बाद कुछ टेस्ट वगैरह होते, फिर वापसी का ट्रैक शुरू होता। फिर NIM में 26 और 27वें दिन ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। 28वें दिन सभी ट्रेनिज को अपने घरों को चले जाना था। तो ये शेड्यूल मैंने दिखा दिया। टोटल 28 दिन का एडवांस कोर्स के 172 नंबर एडवांस कोर्स के ट्रेनिज का। तो ये 19वें दिन ट्रेनी निकल पड़े एडवांस बेस कैंप से कैंप 1 के लिए लोड फेरी करने के लिए। स्नो काफ़ी थी, पिछले 2-3 दिनों से स्नोफॉल हो रहा था, तो स्नो अकोमोलेशन में ही इनको आगे बढ़े ये। और ये कैंप 1 जिसकी ऊंचाई है 4800 मीटर, वहाँ पहुँच गए लोड फेरी करते हुए और वहाँ टेंट एस्टेब्लिश कर दिए। और फिर ये लोग वापस आ गए एडवांस बेस कैंप पे 4350 मीटर पे। ऐसा प्रोसेस करने से आपको एक्लेमेटाइजेशन अच्छा हो जाता है। एक्लेमेटाइजेशन के लिए बोलते हैं क्लाइंब हायर स्लीप लोअर। तो इन्होंने दिन में क्लाइंब ऊपर गए 4800 मीटर और अब जाके एडवांस बेस कैंप पे 4350 मीटर पे रात बिताएंगे, तो इनका एक्लेमेटाइजेशन अच्छा हो जाएगा। तो ये फिर 20वें दिन शेड्यूल के इन्होंने ABC से चल के कैंप 1 ऑक्यूपाई कर लिया। 20वें दिन ही एक इंस्ट्रक्टर के ग्रुप को जाना था ऊपर की तरफ और रूट को फिक्स करना था द्रौपदी का डांडा के लिए। लेकिन इंस्ट्रक्टर अब किन्हीं कारणों से वो पूरा समिट तक रूट फिक्स नहीं किया। उन्होंने केवल 5100 मीटर तक एक रेम्बो रॉक नामक स्थान है वहाँ तक ही रूट को फिक्स किया। असूलन उनको एक दिन पहले जाके इंस्ट्रक्टर को, ये रूट है, एक्चुअल रूट दिखा रहा हूँ, कोई इस इंसिडेंट से पहले का किसी का खींचा हुआ फ़ोटो, ऐसे जाते हैं। ये है इधर, ये क्रेवास जोन है, इससे बचते हुए फिर क्रेवास को स्कर्ट करते हुए ऐसे ये रूट जाता है समिट के लिए। ठीक है ना, ये ऊपर की सबसे ऊपर की क्रेवास है, इसके यहाँ से ऐसे निकलता हुआ ये रूट यहाँ आता है और ये नीचे। तो इंस्ट्रक्टर को जो 20वें दिन रूट फिक्स करना था, उन्होंने किन्हीं कारणों से वो पूरा रूट फिक्स नहीं किया और वो रूट फिक्सिंग उन्होंने जो 21वें दिन स्टूडेंट के आगे आगे इंस्ट्रक्टर चल रहे थे और वो रूट में फिक्स रोप लगा रहे थे और स्टूडेंट पीछे फॉलो कर रहे थे। पूरा 46 लोग निकले उस दिन। 46 में से 3 पोर्टर थे, 34 ट्रेनी थे और बाकी 9 इंस्ट्रक्टर थे। उसमें एक गर्ल ट्रेनी भी थी। बाकी आप कहेंगे कि ग्रुप तो 60 का था ट्रेनीज का, तो 34 कैसे रह गए? कुछ हेल्थ रीज़न से कुछ लोग बेस कैंप पे रुक गए, कुछ एडवांस बेस कैंप पे रुक गए, कुछ कैंप 1 पे रुक गए और अल्टीमेटली 34 ट्रेनी, 33 जेंट्स 1 गर्ल, 34 ट्रेनी आगे बढ़े C1 से द्रौपदी का डांडा क्लाइंब करने के लिए। शेड्यूल के 21वें दिन सुबह 3 बजे उन्होंने क्लाइंब स्टार्ट की। हेडलैम्प की रोशनी में उन्होंने क्लाइंब स्टार्ट की और फिर दिन क्लियर था 21वां दिन। लेकिन 21वें दिन से पहले काफ़ी स्नोफॉल हुआ था पिछले 2-3 दिन का, और ये
फेस जैसा कि अब आपको दिख रहा है ऐसा ही स्नो बाउंड था उस दिन भी, 21वें दिन जब ये ट्रेनीज ऊपर चढ़ रहे थे। तो ये ट्रेनी चढ़ते हुए ऊपर संभवतः उसी ग्रुप का फोटो है, और ये एक्चुअल फोटो उसी ग्रुप का। आगे इंस्ट्रक्टर चलते हुए, फिक्स रोप लगाते हुए, ट्रेनी पीछे फॉलो करते हुए। काफ़ी हाइट पे पहुंच गए, करीब 54-5500 मीटर। नीचे डोकरियानी भामक कहीं यहाँ रह गया, कैंप 1 भी नीचे रह गया। ये ऊपर से नीचे का रूट कैंप 1 से इधर से कहीं आता हुआ ऐसे। और ये एक्चुअल ट्रेनीज का फ़ोटो ऊपर चढ़ते हुए, सेल्फी लेते हुए। हेडलैम्प देखिए लगे हुए हैं। तो सुबह 3 बजे हेडलैम्प की रोशनी में इन्होंने क्लाइंब स्टार्ट की थी। और ये अब क्रेवास जोन के ऊपर पहुंच गए। यहाँ स्टीप स्लोप है, 50 से 55-60 डिग्री की स्लोप। इंस्ट्रक्टर ने रोप फिक्स कर दी और ये समिट बिल्कुल यहाँ से 51 मीटर 75 मीटर दूर है एलिवेशन वाइज। ये वही समिट से मात्र 50 मीटर की दूरी पे एलिवेशन वाइज 5670 मीटर की पीक है। तो ये करीब 5600 मीटर या 5620 मीटर पे ये हैं। और ये देखिए फोटोग्राफ, समिट ऊपर कहीं, इंस्ट्रक्टर का ग्रुप एक आगे रूट खोलता हुआ और रोप फिक्स करता हुआ, और यहाँ पे हैं ट्रेनिंग। तो इसी एलिवेशन पे जब 50 से 70 मीटर दूर थे ये समिट से, आगे इंस्ट्रक्टर 3 चल रहे हुए, पीछे इंस्ट्रक्टर फिक्स करते हुए रोप। यहीं कहीं इसी स्थान के आसपास एवलांच प्रोबेबली इंस्ट्रक्टर के द्वारा ट्रिगर हो गया वेट से उनके, और पीछे आते हुए ट्रेनी सारे उसकी चपेट में आ गए। अब ये मैंने वीडियो लिया है गूगल अर्थ से 18 अगस्त 2022 का, यानी कि 4 अक्टूबर 2022 के हादसे से पहले का वीडियो, केवल ये दिखाने के लिए कि उस पीरियड में स्नो अकमुलेशन देखिए केवल अपर स्लोप्स पे है। लोअर जो स्लोप्स हैं मींस 5500 मीटर से नीचे, जैसे ये क्रेवास जोन जिसको वो स्टूडेंट स्कर्ट करते हुए निकले, उस एरिया में काफ़ी कम स्नो है, और उसके नीचे तो बिल्कुल आइस एक्सपोज्ड है, कोई स्नो है ही नहीं। तो इसका मतलब 18 अगस्त से लेके 4 अक्टूबर के बीच में जो स्नो गिरी उसने उस फेस को पूरा स्नो से सरोबार कर दिया। ये देखिए, ये 26 अक्टूबर हादसे के बाद का फोटो है गूगल अर्थ का, जो दिखा रहा है कि पूरा फेस स्नो बाउंड हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जो न्यूज़ में भी आ रहा था कि हादसे वाले दिन से पहले 2-3 दिन काफ़ी स्नोफॉल हुआ था, तो उस स्नोफॉल के कारण ये फेस पे काफ़ी स्नो का अकमुलेशन हो गया था। ये पर्पज़ है दिखाने का। ये देखिए 26 अक्टूबर का ये हादसे के बाद का फ़ोटो है, जिसमें टेल टेल साइन भी दिख रहे हैं। ये देखिए, ये एवलांच की डेब्री दिख रही है, और ये है वो कल्प्रिट क्रेवास जिसमें स्टूडेंट आके गिरे। अब कैसे हादसा हुआ, ये देखिए, ये एक अलग सा जोन दिख रहा है जो टूटा हुआ है। ये हादसे के बाद का फ़ोटो है। अब स्टूडेंट इस क्रेवास जोन को स्कर्ट करते हुए ऐसे निकले, और यहाँ थे, इस पोर्शन में स्टूडेंट थे। इंस्ट्रक्टर थोड़ा आगे थे यहाँ इस पोर्शन में। तो जो 6-7 इंस्ट्रक्टर आगे थे वो तो एवलांच की चपेट में आए नहीं। जो पीछे वाले थोड़े इंस्ट्रक्टर थे 6-7 में से, उन्हीं के वेट से संभवतः यहाँ कहीं ट्रिगर हुआ 5650 मीटर पे एवलांच। और इस जोन में जो स्टूडेंट पीछे चल रहे थे वो सारे उस एवलांच की चपेट में आते हुए इस जाके क्रेवास में गिर गए। क्रेवास में इकट्ठा बंच क्यों गिरा उसका भी रीज़न है। रोप यहाँ फिक्स थी,
एंकर इस स्नो में ही गड़े हुए थे। तो जब एवलांच आया तो एंकर सब उखड़ गए, पूरा सरफेस ही नीचे आ गई और सारा एक बंच बन गया, क्योंकि जो ट्रेनी थे वो रोप के साथ अपने आप को एंकर किए हुए थे। तो 34 लोगों का बंच, जिसमें 32 ट्रेनी और 2 इंस्ट्रक्टर और इंक्लूडिंग एक स्कीयर जेरी, ये 34 लोग गिरे, इस क्रेवास के अंदर घुस गए, जो कि 22 से 25 मीटर गहरी क्रेवास थी। अब एवलांच होने के तुरंत बाद इंस्ट्रक्टर जो ऊपर बच गए थे, 6-7 इंस्ट्रक्टर, कुछ इंस्ट्रक्टर भी गिरे, लेकिन वो इंस्ट्रक्टर फ्री क्लाइंब कर रहे थे, उन्होंने अपने आप को फिक्स रोप के साथ नहीं जोड़ा हुआ था, तो वो पूरे बंच के साथ ना गिर के क्रेवास के मुहाने तक भी कुछ गिरे। 1-2 ट्रेनी भी मुझे पता लगा वो क्रेवास के मुहाने तक गिरे, जो उस समय रोप के साथ अपने आप को फिक्स नहीं किए हुए थे। तो सभी ट्रेनीज ने स्नो बूट और क्रैम्पन पहने हुए थे, तो गिरते हुए और क्रेवास में गिरते हुए उन्होंने क्रैम्पन से एक दूसरे को इंजर्ड भी किया। और क्रेवास के अंदर मुझे पता लगा कि काफ़ी खून गिरा हुआ था क्रैम्पन की इंजरी के कारण। तो जो ऊपर इंस्ट्रक्टर थे, एवलांच के बाद उन्होंने नीचे उतरे, जो रोप उनके पास थी या जो रोप उन्होंने फिक्स रोप बची हुई थी ऊपर के पोर्शन में, उसको काट के लाए, उससे यहाँ फिर बेस बनाया और क्रेवास के अंदर उतरे रेस्क्यू करने के लिए। उस रेस्क्यू में उन्होंने जो 5 लोग जिनका फेस स्नो के ऊपर था उनको निकाल पाए, इंक्लूडिंग जेरी स्कीयर और 4 ट्रेनी। अब ये 5 लोग जीवित थे, क्योंकि वो जो एवलांच में गिरे, फ्री फॉल हुआ उनका 22 मीटर का क्रेवास के मुहाने से क्रेवास के बॉटम तक, उसमें उनके साथ साथ ऊपर से जो एवलांच की स्नो थी वो भी क्रेवास में गिरी, और वो ट्रेनीज का स्नो ब्यूरियल करती गई। मीन्स ट्रेनी गिर रहे हैं, साथ में स्नो गिर रही है, तो वो उनको दबाती चली गई। और क्योंकि क्रेवास के अंदर ठंड बहुत ज़्यादा थी और ऊपर से ये स्नो गिर के पैक होनी शुरू हो गई वेट के कारण, तो वो काफ़ी हार्ड हो गई और जो अंदर ट्रेनी थे बहुत जल्दी वो सफोकेट हो गए। केवल वही बचे 5 जिनका मुंह ऊपर था, जो उस स्नो आइस गिरी उसके ऊपर उन्होंने मुंह निकला हुआ था लकीली। तो इंस्ट्रक्टर ने उन 5 को निकाल लिया। फिर 2 जो गेस्ट इंस्ट्रक्टर थे लेडीज़, नौमी रावत और सविता कंसवाल, उनको भी निकाला गया और उनको CPR दिया गया, लेकिन वो उनका क्योंकि फेस उसके अंदर था स्नो के, वो बच नहीं पाई। ये प्रयास शुरू हुए 1.25 घंटे के बाद, क्योंकि तब तक इंस्ट्रक्टर नीचे उतर के आए, उन्होंने बेस बनाया, जो भी साधन थे उससे उन्होंने शुरुआत की रेस्क्यू की। तो एवलांच के बाद 15 मिनट का टाइम बड़ा क्रूशियल होता है, उसमें यदि बरीड लोगों को निकाल लिया जाए और बाद में रिवाइव किया जाए तो वो रिवाइव होने के चांस होते हैं। लेकिन इस केस में तो घंटा सवा घंटा हो गया था, और वैसे भी वो जो स्नो थी वो काफ़ी पैक्ड होके आइस बन चुकी थी, तो उसी कंडीशन में उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल था। तो ये घटना हो गई। ये देखिए टेल साइन दिख रहे हैं ये एवलांच के, यहाँ तक एवलांच 5400 मीटर तक गिरा, उसकी डेब्रिज, ये देखिए ये डेब्रिज दिख रही है सारी। ये पूरा पोर्शन करीब 200 मीटर चौड़ा और करीब 100 मीटर लंबा ये डिसलॉज होके नीचे को गिरा और यहाँ तक आया, वो देख पा रहे हैं आप। तो ये स्थिति थी उस समय। तो बाद में जो रेस्क्यू हुआ उसमें तो डेड बॉडीज ही निकाली गई। ये एक इंस्ट्रक्टर के द्वारा खींचा गया फ़ोटो, जिसमें इस तरफ कहीं समिट है, यहाँ से कहीं समिट से 70 मीटर या 50 मीटर नीचे ये ट्रिगर हुआ, ये पूरा जोन टूट के नीचे गया। और ये थी वो क्रेवास जिसमें यहाँ ट्रेनी जो ऊपर मूव कर रहे थे इस पोर्शन में, वो जाके इसी क्रेवास में गिरे।
ये नीचे से आता हुआ ट्रेल। ये अब ये क्रेवास के अंदर का दृश्य, ये बाद में रेस्क्यू का फोटो है, 2-3 दिन 4 दिन बाद का। ये नीचे उतरते हुए, और अभी भी अंदर लाशें पड़ी हुई हैं जो दबे हुए हैं। 22 मीटर गहरी, 50-60 फीट की गहराई वाली ये क्रेवास थी। और देखिए आइसिकल बने हुए हैं, मीन्स अंदर टेम्परेचर बहुत कम था। ये क्रेवास के अंदर का दृश्य, मुहाने पे खड़ा कोई इंस्ट्रक्टर, रोप नीचे डाली गई, उसी को मदद से नीचे उतरे ये रेस्क्यू वाले। आइसिकल देखिए, और नीचे उसका बेस और भी गहरी होगी, लेकिन यहाँ एक प्लेटफॉर्म था जिस पे आके सारे गिरे और उनके ऊपर स्नो गिरती गई। तो चलिए अब एक पहले हम देखेंगे रेस्क्यू का वीडियो, और उसके बाद हम देखेंगे एवलांच, स्लैब एवलांच कैसे आता है उसका वीडियो। फ्रेस्नो तो है ही, वो एवलांच भी जो भी आ रहा सब यहीं आ रहा। नीचे क्रेवास है। जल तो दो, क्या करूं बताओ। क्रेवास रेस्क्यू भाई साइकिल कितने खतरनाक है। ये आइसिकल्स और ये फ्री फॉल। ये 4 विक्टिम जो कि डेड है, इनको लेके जा रही है हमारी टीम। और अभी हमारा रेस्क्यू कंटिन्यूस जारी है। देखिए बहुत बड़ा ट्रेजेडी हम कह सकते हैं। अभी तक 20 लोग मिसिंग हैं इसमें से। रेस्क्यू चल रहा है। कर लिए 2 बॉडियां अभी भी नहीं मिली हैं। काफी डेंजर पैच है, आजकल देख सकते हैं आप। आधा 1 फीट और खोदते हैं। वीडियो कौन है? ले ले बुला ले, खोदो खोदो। Rudy, t'es bon? Ouais, c'est bon. Rudy, ok. Drop. Oh.
Holy shit! Holy shit! Can you get away from on top of me? What the fuck do I do? Yo, what about me? This way or this way? This way. And then where? Holy shit. Holy fucking shit. Yeah, I hope my red light's flashing, right? Holy shit. I saw that in slow motion, dude. तो जैसा कि आपने दोनों वीडियो में देखा कैसे रेस्क्यू किया गया और कैसे स्लैब एवलांच आता है, ये फ़ोटो भी एक उसका द्योतक स्लैब एवलांच का। ये सरफेस यहाँ से पूरी टूट गई, स्लैब और यानी एक ब्लॉक सा टूट जाता है, इसलिए इसको स्लैब एवलांच कहते हैं। ऐसा ही उस हादसे में भी ब्लॉक एक टूटा और दुखद पहलू कि उस पूरे ब्लॉक पे ट्रेनीज ऐसे डायगोनली मूव कर रहे थे, उसकी चपेट में आ गए और ऐसे नीचे कहीं क्रेवास थी और सारे स्नो और आइस का मलबा प्लस ट्रेनी उस क्रेवास में गिर गए। ये एक अपने आप में साइंस है, एवलांच वाली सरफेस को पहचानना। बहुत एक्सपीरियंस्ड जो लोग होते हैं या इंस्ट्रक्टर होते हैं वो पहचान सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है। बहुत अनुभव के बाद ही उस सरफेस का पता लगता है। कुछ साइन मिलते हैं इस तरह के साउंड से, शूटिंग क्रैक से, कि ये सरफेस प्रोन है स्लैब एवलांच के लिए, तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और एक स्टेबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें उस सरफेस का एक एक्स की मदद से उसको काटा जाता है और देखा जाता है कि कोई लेयर तो नहीं है, वीक लेयर। ये वीक लेयर कैसे बनती है कि जो जैसे पहले माउंटेन पे स्नोफॉल से पहले जो ऊपर की सतह होती है वो सन की रोशनी में वो पिघलना शुरू हो जाती है और वो उसमें छिद्र हो जाते हैं, और उसके बाद जो फ्रेश स्नो गिरती है वो दोनों सरफेस, फ्रेश स्नो की सरफेस और पुरानी सरफेस का जोड़ नहीं हो पाता, तो फ्रेश स्नो की सरफेस स्लाइड होने के लिए प्रोन होती है। तो ये कुछ हैं विधियां जिनके द्वारा ऐसी सरफेस को पहचाना जा सकता है। अब एक बहुत बड़ा मुद्दा आ रहा है कि जो इंस्ट्रक्टर थे, यदि वो एक दिन पहले रोप फिक्स कर देते टॉप तक जाके, तो संभावना थी कि वो ऊपर देख लेते, समझ लेते कि हाँ ये सरफेस बड़ी प्रोन है, या मे बी उस दिन ही ट्रिगर हो जाता है एवलांच और जो पूरा ट्रेनिंग का ग्रुप था वो तो बच जाता। लेकिन अब किन कारणों से वो केवल 5100 मीटर तक उस दिन उन्होंने 4800 लेके 4800 जो कैंप 1 की हाइट है वहाँ से केवल 5100 मीटर रैम्बो रॉक तक की रोप फिक्स की। क्यों वो समिट की तरफ नहीं गए ये अननोन है, क्या रीज़न रहे होंगे। यदि वो जाते तो संभवतः उस दिन उनको अच्छी तरह वो समझ जाते कि सरफेस ठीक नहीं है, स्लैब एवलांच के प्रोन है, या मे बी उसी दिन ट्रिगर हो जाता स्लैब एवलांच। तो ये रीज़न अननोन है
क्यों हुआ, ये क्या कारण रहा। अब ये देखिए ना कि 21वें दिन जब ये चढ़ रहे थे उसी समय आगे इंस्ट्रक्टर रोप फिक्स कर रहे थे और पीछे बंच बन के ट्रेनी चल रहे थे। तो उस समय इंस्ट्रक्टरों का पूरा ध्यान रोप फिक्सिंग की तरफ था और वो नीचे ट्रेनीज को भी देख रहे थे ताकि वो डिले ना हो। तो 2-3 काम में इंगेज थे, सरफेस की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए वो लोग। अब एक और चीज़ मैंने नोट की कि जब ये ट्रेनिंग कोर्स चल रहा था 14 सितंबर को, उसी दौरान आचार्य बालकिशन जो पतंजलि में बाबा रामदेव के साथ हैं, वो भी हिमालय में क्लाइंबिंग करने का उनको भी शौक चढ़ा और वो सरकारी मेहमान बन के NIM आ गए और प्रिंसिपल और 3-4 सीनियर इंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये VIP गेस्ट थे तो नेचुरली प्रिंसिपल जब जा रहा है तो 4 बेस्ट इंस्ट्रक्टर को लेके वो साथ गए होंगे। तो वो उनको साथ लेके गए रक्तवर्ण ग्लेशियर गोमुख के ऊपर, वहाँ उन्होंने क्लाइंबिंग की। हालांकि ये 25 के लगभग सितंबर के लगभग उनका ये एक्सपीडिशन ख़त्म हो गया था, 14 से शुरू होके, लेकिन उसके बाद उनका समारोह वगैरह चलते रहे पतंजलि में, हरिद्वार में। तो मुझे शक है कि कुछ सीनियर इंस्ट्रक्टर आचार्य बालकिशन जी को एंटरटेन करने के चक्कर में शायद उस कोर्स को 170 सेकंड जो कोर्स था जिसमें उनको होना चाहिए था उसमें नहीं थे। मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी संभावना है कि सीनियर इंस्ट्रक्टर शायद मिसिंग थे उस कोर्स से। तो अब जब हादसा हो गया तो NIM ने कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट की। सभी ट्रेनीज़ को एवलांच बेकन लगा दिए गए। एवलांच बेकन वो होता है कि यदि वो स्नो में दब जाएं तो वो बीप की साउंड करता है और पता लग जाता है कौन कहाँ दबा हुआ है। और एक और चीज़ जो बड़ी मिसिंग थी, जब ये हादसा हुआ तो इनके पास कोई स्नो शॉवल नहीं थी जिससे शॉवल से वो स्नो हटाई जाती है। तो हाथों और हेलमेट और एक जो स्कीयर था जेरी, उसकी स्की की मदद से स्नो हटाई गई, जिसमें काफ़ी टाइम लग गया। यदि स्नो शॉवल होते तो स्नो जल्दी हट जाती और रेस्क्यू जल्दी किया जा सकता था। तो उस चीज़ के मद्देनज़र काफ़ी सफिशेंट मात्रा में स्नो शॉवल भी साथ ग्रुप के जानी शुरू हो गई और ये भी प्रिकॉशन लेनी शुरू कर दी इंस्ट्रक्टर ने कि यदि वेदर ठीक नहीं है, स्नोफॉल ज़्यादा है, स्नो पैक ज़्यादा है, तो वो समिट की तरफ ले जाना उन्होंने बंद कर दिया स्टूडेंट को। और स्टूडेंट की रोप 3-4 रोप डिफरेंट छोटे छोटे ग्रुप की बना दी और उनमें गैप दे के उनको अब चढ़ाया जाता है। तो हादसे के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, जो 5 लोग रेस्क्यू जिनका फेस ऊपर था क्रिवास के अंदर गिरे हुए थे लेकिन दम घुटा नहीं था, उनको तो रेस्क्यू कर लिया गया। बाकियों की डेड बॉडी निकाली गई और डेड बॉडी फिर आर्मी वगैरह के हेलीकॉप्टर आए और उनको मातली बेस कैंप है उत्तरकाशी के पास, मातली एयरफोर्स का बेस है, वहाँ पहुँचाया गया। वहाँ से फिर उनको उनके जहाँ जहाँ के वो निवासी थे वहाँ पहुँचाया गया। 29 मृत्यु हुई। ये डेड बॉडीज देखिए, चीता हेलीकॉप्टर ऊपर हायर कैंप से कहीं से उठाता हुआ, ये बेस कैंप के पास का चित्र। और एडवेंचर करने वाले स्वर्ग को सिधार गए, परिवार पीछे रोता बिलखता छोड़ गए। बहुत ही दुखद स्थिति। पता नहीं पूरे देश के हिस्सों से परिवार के लोग आए उत्तरकाशी में अपने सगे संबंधियों को, जो बच्चे थे उनको ढूंढने। और ये एक रेस्क्यू बुलेटिन जारी किया जिसमें NIM बताता रहा कि ऐसे ऐसे रेस्क्यू हुआ। और मैं आपको बता दूं 8 अक्टूबर को भी एक ट्रेनी निकला 2022 को, तब तक फिर 27 ट्रेनी निकल चुके थे। 28वां ट्रेनी
नहीं मिला डेड बॉडी, वो 1 साल के बाद 6 अक्टूबर 2023 को मिली। उनका नाम था विनय पवार, इंडियन नेवी के। वो क्रेवास के अंदर नहीं मिली, क्रेवास के बाहर जो स्नो डेब्रिज थी उसमें सर्च में वो पाई गई। और एक बॉडी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक वशिष्ठ, आर्मी के जो डॉक्टर थे, वो अभी भी मिसिंग है। तो 29 जो डेथ हुई, जिसमें 27 ट्रेनी थे, तो 27 ट्रेनी में एक ट्रेनी की डेड बॉडी अभी भी मिसिंग है। 2025 में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो नहीं मिल पाई। बहुत ही दुखद हालत रहे। और ये वो हैं ट्रेनी इंस्ट्रक्टर सविता कंसवाल, जिन्होंने एवरेस्ट और मकालू 16 दिन के अंतराल में चढ़ा। और ये नौमी रावत, उत्तराखंड की ही बेटियां, बड़े होनहार क्लाइंबर, काफ़ी देश का नाम रोशन करते, लेकिन नहीं रहे, उस एवलांच के ही ग्रास बन गए। और ये हैं वो ग्रुप, इसमें से कई सदस्य हमारे बीच नहीं हैं। 177 एडवांस कोर्स के ट्रेनीज। तो मेरा इन दिव्य आत्माओं को जो अपना शौक पूरा करते हुए स्वर्ग सिधारे, सलाम। और आशा करता हूँ कि इस वीडियो को बड़े पॉजिटिव वे में लिया जाएगा। और मैंने कहीं कुछ एग्जैजरेट नहीं किया, जो एक्चुअल स्थिति थी वो बताया। और मैं फर्स्ट हैंड नॉलेज रखता हूँ कैसे ट्रेनिंग कंडक्ट की जाती है उसके बारे में। तो नो डाउट NIM एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, उन्होंने नेसेसरी स्टेप ले लिए होंगे ताकि ऐसी घटना, जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी घटना बनी, मृत्यु के नंबर की 29 लोगों की, ऐसी घटना दोबारा ना हो। धन्यवाद।